अच्छा, अब मीथेन की केमिस्ट्री के हवाले से सारी चीजें हो गई, दो चीजें रह जाती हैं। एक एक फिजिकल प्रॉपर्टीज रह जाती हैं मीथेन की, ठीक है, ये मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, और एक यूजेस रह जाते हैं। अच्छा, ये दोनों चीजें किसके हैं? मीथेन के। ये मैं आपको क्लास में अलग से बिठाकर नोट करके नहीं बता रहा, या आप लोग खुद अपने बुक से और नोट से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो बहुत से बहुत आया तो एमसीक्यू आएगा बेटा। पेपर में आपको कतई तौर पर इतना आसान सवाल के राइट 3 और 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन या राइट 3 और 4 यूजेस ऑफ मीथेन, इतना आसान सवाल तो वो गलती से भी पेपर में नहीं देने वाले आपको, ठीक है ना। तो इसलिए मैं अलग से इसका कोई तस्करा कर नहीं रहा हूँ, लेकिन आप एक मरतबा फिर भी इसको पढ़ लीजिएगा, कोई सवाल आए बेटा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है सर, जी। इट बर्न्स इन एयर विद अ नॉन ल्यूमिनस फ्लेम का मतलब बता दो। इसका मतलब ये होता है कि ये हवा की मौजूदगी में जल जाती है, और ल्यूमिनस फ्लेम का मतलब, ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकदार, तो इसका जो फ्लेम होता है वो चमकदार नहीं होता। हमारे घर का जो चूल्हा जल रहा होता है, वो जो चूल्हे की जो फ्लेम होती है, क्या वो चमकदार होती है? सर पता नहीं, पता नहीं। कभी वेल्डिंग होती मतलब है, उसमें से। जी सर, देखिए। उसकी जो फ्लेम होती है और जो चूल्हे की फ्लेम होती है, दोनों में से अगर मैं पूछूं कि ज्यादा चमकदार कौन सी होती है, तो क्या जवाब होगा? वेल्डिंग वाली। ये है, वेल्डिंग। इसे कहते हैं बेटा ल्यूमिनस। ओके सर। अच्छा जी, मैं अब आ रहा हूं और डिस्कस कर रहा हूं केमिस्ट्री ऑफ इथेन। अब याद रहे कि हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं जब हम केमिस्ट्री ऑफ किसी भी चीज़ की केमिस्ट्री का हम जिक्र करेंगे। हम जब भी किसी चीज़ की केमिस्ट्री का जिक्र करेंगे बेटा, तो हम उस चीज़ की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ये मैं तुम लोगों को मैंने फिजिकल क्लास में बता दिया था, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे जो फिजिकल क्लास में पढ़ाया था। उसके बाद उस चीज़ के रिएक्शंस यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं, ठीक है, मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या और कैसी होती हैं, इसकी बात करेंगे। और लास्ट में हमारे पास आएगा उसके प्रिपरेशन कैसे होती है, सॉरी, प्रिपरेशन कैसे होती है, ये हम पढ़ेंगे। ये भी मैं हम लोग फिजिकल क्लास में डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे हमने रिएक्शंस पढ़े। जब हम बात करें बेटा केमिस्ट्री ऑफ इथेन की, तो हमें केमिस्ट्री ऑफ इथेन में भी तीन चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर पढ़ना है इथेन का, और फिर उसके बाद उसकी प्रिपरेशन पढ़नी है, और उसके बाद सबसे लास्ट में उसके रिएक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस जस्ट आप लोग रीड आउट करेंगे, वो काफ़ी होगा। तो पहली जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। इथेन का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इथेन का फॉर्मूला क्या है? C2H6, ये इथेन का फॉर्मूला है, ठीक है। इथेन में दो कार्बन होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है। तो जब हम स्ट्रक्चर इथेन का पढ़ेंगे या स्ट्रक्चर हम बताएंगे, तो जैसे स्ट्रक्चर हमने मीथेन का बताया है ना, वैसे ही इसकी हमें एक्सप्लेनेशन देनी होगी। तो एक्सप्लेनेशन में, अगर इसकी एक्सप्लेनेशन में देना शुरू करूं, तो देखो होता क्या है कि भाई कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है, और इसके अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होती है, 1s2, 2s2 और 2px1 और 2py1, ये होती है डिस्ट्रीब्यूशन। और 2pz जो है वो 0 होता है। अच्छा, ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैं हाइब्रिडाइजेशन बताने जा रहा हूं आपको। याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन में मैं तस्करा एक कार्बन का करूंगा, दूसरे कार्बन के साथ भी सेम सिनेरियो हो रहा होगा, ठीक है। मैं समझाऊंगा एक कार्बन से, दूसरे के साथ चूंकि सेम हो रहा होगा इसलिए उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब कार्बन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड नहीं बनाता, या ये कह लें कि कार्बन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बना नहीं सकता। बेटे शिजा, माइक बंद रखना, ठीक है। कार्बन ग्राउंड स्टेट में माइक बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है? कार्बन स्विच करता है खुद को ग्राउंड स्टेट से कहाँ लेकर आता है? एक्साइटेड स्टेट में।
अच्छा, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है इसके साथ? एक्साइटेड स्टेट में एस में से, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज होती है, एस में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर शिफ्ट हो जाता है जेड ऑर्बिटल में, 2p y1, और लास्ट में आया 2pz1। अगर मैं ऑर्बिटल फॉर्म में इसको ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरीके का पैटर्न बन जाता है। एस को अलग कर लिया हमने, और y के जो ये 3 ऑर्बिटल्स हैं इनको अलग कर लिया। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये गौर करें तो एक s और 3 p ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में मुलव्वस होंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहेंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या मतलब है सर हाइब्रिडाइजेशन का? मतलब बेटा मैं पहले ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, यहाँ इंडिकेशन दे दूं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सेम शेप एंड एनर्जी ऑर्बिटल्स। ऐसे ऑर्बिटल्स का वजूद में आना कि जो सेम शेप के हों और सेम एनर्जी के हों, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन जरूरी भी है बेटा। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी तो बॉन्डिंग होना नामुमकिन है, बॉन्डिंग नहीं हो सकती, ठीक है। इस बारे में तफसील से बात हमारी पहले हो चुकी है, याद है आप लोगों को बात? यस सर। यस सर। यस सर। ओके गुड, तो आगे चलते हैं सर जी। सर आपने जैसे C6 लिखा हुआ है, अगर यहाँ C8 हो तो 1s2 1s1 मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, एक्स वाई में कैसे ये कन्वर्ट होंगे? बेटा पहली बात तो ये C6 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 8 हो ही नहीं सकता, तो C8 वाला केस तो होगा ही नहीं। हाँ, अगर तुम ये बोलो कि सर ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगी मैं वो बता सकता हूँ। यस सर, मतलब वो कैसे फिर डिवाइड होगा आगे? अगर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो होता है 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz। कितने हो गए? 4 हो गए ना, 4 रह गए। तो पहले हुंस रूल के मुताबिक सारे ऑर्बिटल में अकेला अकेला इलेक्ट्रॉन आता है, एक एक आता है, और उसके बाद वो डबल हो जाता है। तो ये 2px2, 2py1, 2pz1 ये इस तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या, ये जो ये कार्बन था आपके पास, इसमें s ऑर्बिटल था, एक px था, एक py था, और एक pz था। ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब कहलाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अभी बॉन्ड नहीं बने हैं, ये एटॉमिक फॉर्म में, यानी कि इन सब का शेप और एनर्जी एक दूसरे से अलग है। अब जब बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड बनने के लिए जरूरी है कि सारे ऑर्बिटल्स का शेप और एनर्जी एक जैसा हो जाए। तो अब ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी सबकी शेप और एनर्जी एक जैसी है, अब इन 4 ऑर्बिटल्स को देखकर आप नहीं कह सकते कि इनमें से कौन सा s है, कौन सा px है, कौन सा py है, कौन सा pz है। इनको देखकर तो बता सकते हो, इसको देखकर नहीं बता सकते। तो ये क्या कहलाए? ये कहलाए हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड। सर जी बेटा। सर आपने जो ये पहले बनाए थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाँ उसमें जेड शेप की वो जो जेड की जो शेप है हाँ वो थोड़ी सी मतलब टिल्ट है। और हाँ ये जो आपने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाए, हाँ इनकी शेप आपने अपनी तरफ से बनाई है या फिर ये बनते ही ऐसे? बेटा, ये मैंने अपनी तरफ से रैंडम बनाए क्योंकि शेप और साइज सेम हो जाता है ना। तो शेप सेम होने के बाद तो आप पहचान ही नहीं ओके सकते सर। कौन सा एक्स है, कौन सा वाई है, कौन सा जेड है। ओके सर। और ठीक। सर, जी। सर जिस तरह HCl की बॉन्डिंग होती है हम्म, उसमें भी यही होता है, हाइब्रिडाइजेशन होती है? बिल्कुल होती है, लाजमी है बेटा। बिना हाइब्रिडाइजेशन के कोवेलेंट बॉन्डिंग का तो तस्वर ही नहीं है। वहां पे हाइड्रोजन ओके और सर। क्लोरीन का, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहा होता है, और क्लोरीन का जो है वो p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहा होता है।
ओके सर। ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दूं, यहाँ पर चलो, ये तो खैर मैंने कार्बन के हिसाब से बात की है, ठीक है। यहाँ पर हमने किसके हिसाब से बात की है? कार्बन के हिसाब से। अच्छा अब अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक हाइब्रिडाइज कार्बन हो, ठीक है ना, एक हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, तो एक हाइब्रिडाइज कार्बन का स्ट्रक्चर किस तरीके से आ जाएगा? कुछ इस तरीके से एक जैसी शेप हो जाएगी। ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा ऑर्बिटल और ये चौथा ऑर्बिटल। ये क्या है मेरे पास? ये फॉर वन हाइब्रिडाइज कार्बन। ये अगर कोई एक हाइब्रिडाइज कार्बन हो, जैसा हमने जिक्र किया। लेकिन हम जानते हैं कि इथेन में एक हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं होता, बल्कि यहाँ पे हम लिख देते हैं कि in ethane molecules both the carbon atoms are sp3 hybridized। दोनों ही कार्बन क्या होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। और इनका शेप किस तरीके से होता है? शेप इनका इस तरीके से ड्रॉ कर लिया जाता है। लफाजिया नोट से देख लेना भाई, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये आ गया। अच्छा अब इनमें से ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये कार्बन कार्बन के दोनों एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी जुड़ेगा, हर कार्बन के ऑर्बिटल के साथ, सॉरी। ठीक है, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन जुड़े और इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन जुड़े। अब ये जो शेप है और इसके जो बॉन्ड एंगल्स वगैरह हैं, इसके दरमियान अगर देखा जाए तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं शेप की जरा कुछ तफसील। बॉन्ड एंगल यहाँ पर क्या होगा बेटा? जैसा मीथेन में था 109.5 डिग्रीज। बॉन्ड लेंथ, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, वो भी मेंशन कर लेते हैं, 1.54 एंगस्ट्रम यूनिट्स। और शेप किस तरीके का होगा इस मॉलिक्यूल का? शेप होगा बेटा टेट्राहेड्रल। सर 1 मिनट राइबर, 1 मिनट देना बेटा। अच्छा देखो, जब मैंने मीथेन कराया था तो मीथेन का बॉन्ड एंगल भी यही था, बॉन्ड लेंथ भी यही थी और शेप भी यही था। आपको याद होगा चैप्टर 6 में हम होमोलोगस सीरीज पढ़ चुके हैं, और होमोलोगस सीरीज का जो पॉइंट था ना, एक वो यही कह रहा था कि एक फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, वो तमाम के तमाम मेंबर्स का शेप, जो मॉलिक्यूलर शेप होता है, वो एक जैसा होता है, ठीक है ना। वो तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स का शेप एक जैसा होता है। यहाँ पर भी देखो, इथेन और मीथेन चूंकि एक ही फैमिली के मेंबर हैं, अल्केन फैमिली के, तो इसलिए इन दोनों का शेप एक जैसा है। सारी शेप के डिस्क्रिप्शन भी एक जैसा है, हाइब्रिडाइजेशन भी एक जैसी है। जी लाइब आप बोलो। सर इसकी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल ये पेपर में लिखना है? बेटा अगर वैसे तो अमूमी तौर पर ये हाइब्रिडाइजेशन का सवाल भी पेपर में नहीं आता इत्तेफाक से, लेकिन अगर आ जाए तो फिर आपको पूरी तफसील बतानी पड़ती है। मैंने यहाँ पे अल्फाज बहुत कम लिखे हैं, मैं तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं और बात का मेन मकसद जो था आपको वो समझाया है। लेकिन इसमें इस पूरी बात को जितना भी मैंने समझाया, इस पूरी बात को आपको लफ्ज़ों में लिखना भी पड़ता है और फिर इस तरीके से मॉलिक्यूलर शेप्स बनाकर दिखाने पड़ते हैं। ओके सर, लेकिन क्योंकि नोट्स में नहीं है ना, इस वजह से पूछ रही थी।
नोट्स में नहीं है इसकी तफसील? सर बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल नहीं है। अच्छा, बॉन्ड लेंथ वगैरह नहीं है, वो यहाँ से देख लो, कोई इशू थोड़ी है, यहाँ नोट्स में वही लिख ओके लो सर। जहाँ पर ये है। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब अभी किसी को कोई सवाल अगर है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। सर जी बेटा। सर आप जो नोट्स में ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथेन पूरा लिखा हुआ है वही पूरा हाइब्रिडाइजेशन में लिखेंगे ना? दोबारा बोलना बेटा, आवाज सही नहीं आई। जो आपने केमिस्ट्री ऑफ इथेन में जो नोट्स में लिखा हुआ है वही सारी चीजें हाइब्रिडाइजेशन में पॉइंट पॉइंट करके लिखनी है ना? जी बेटा, मतलब जब अगर ये टॉपिक आता है, आपसे कहते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इथेन लिखे, तो लफाजियाँ सारी वहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। बाकी स्ट्रक्चर्स आप ये वाले देख लें जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किए हैं जिस तरीके से। सर जी। सर ये शॉर्ट में ही आएगा? अगर पेपर में ये आता है तो शॉर्ट में आ सकता है, लेकिन कल तुम पास पेपर्स की तुमने शायद क्लास मेरी सुनी नहीं या ली नहीं। केमिस्ट्री में हमारे सर यहाँ मिस हो मसला गई ये थी। है। तो बेटा रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है, रिकॉर्डिंग देख लो। जी सर देख लूंगी। इम्पोर्टेंट क्लास है वो। हमारा उसमें पास पेपर्स की क्लास में भी इस हवाले से डिस्कशन हुआ था कि केमिस्ट्री के अंदर मसला ये है कि लॉन्ग और शॉर्ट की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी है। तो कौन सा सवाल लॉन्ग में आ जाए, कौन सा सवाल शॉर्ट में आ जाए, वी डोंट नो। अलबत्ता ये टॉपिक या ये सवाल ऐसा है कि ये लॉन्ग में आए या शॉर्ट में आए, इसकी लेंथ फिक्स है। वो लॉन्ग लॉन्ग में आए या शॉर्ट में, उससे ज़्यादा इसको आप बड़ा करोगे, बड़ा कर नहीं सकते, उससे छोटा आप इसको कर नहीं सकते। तो सर यानी केमिस्ट्री ऑफ मीथेन और केमिस्ट्री ऑफ इथेन के पूरे पूरे रट्टे लगाने? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि केमिस्ट्री, असल चीज़ जो पेपर का जो हमारा फोकस होता है बेटा, वो रिएक्शंस होते हैं। ठीक है। आया वो प्रिपरेशन के हों या रिएक्शंस के हों, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ये पेपर में अमूमी तौर पर पूछा नहीं जाता। जो अभी आज का जो टॉपिक हमारा है, ये अमूमी तौर पर पेपर में पूछा नहीं जाता। तो यानी सिर्फ इसके मेथड का केमिकल रिएक्शन करना है? हाँ, वो लाजमी करने, लेकिन आपको कम से कम इस टॉपिक की नो हाउ तो होनी चाहिए ना। भले ही आप बैठ के उसका जो लफाजियाँ उसका रट्टा नहीं लगाओ, लेकिन ये जो कॉन्सेप्चुअली मैंने चीज़ें समझाई हैं, कम से कम इतना तो पता हो। अगर पेपर में फॉर एग्जांपल ये सवाल आ जाता है और आपको करना पड़ जाता है, तो आपको अगर इतना भी मतलब लेक्चर भी ये याद है, तो आप इसको भी आराम से लिखोगे तो 2-4 नंबर, 2-2.5 ना 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे ना। थोड़ा अगर लफाजियाँ कम भी हुई तो आपने इतना तो तफसील दे ही दी है ना कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है। ठीक है सर। और कोई सवाल किसी का? नो सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथेन। ईथेन की प्रिपरेशन, कि ईथेन को बनाया कैसे जाता है। अच्छा, मैं बार बार देखो पुरानी बात को रिलेट करूंगा। होमोलोगस सीरीज का एक पॉइंट हमने अभी पिछले टॉपिक में अप्लाई किया, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले में, कि एक फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबका फॉर्मूला जो होता है वो एक जैसा होता है। ठीक है, उनके फॉर्मूला में फर्क नहीं आता। सही है। अच्छा, मैं अब एक और पॉइंट भी यहाँ पर अप्लाई कर दूं होमोलोगस सीरीज का। होमोलोगस सीरीज का एक पॉइंट और भी है, और वो पॉइंट ये है बेटा कि होमोलोगस सीरीज में जो एक एक फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, उनको बनाने का तरीका एक जैसा हो सकता है। ठीक है, उनको बनाने का तरीका एक जैसा हो सकता है। अच्छा, अब सारे वो तरीके जो मीथेन को बनाने के लिए यूज होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे वही तरीके यहाँ ईथेन को बनाने के लिए भी यूज होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी भी करते हैं। यानी मीथेन को बनाने का वो तरीका हो सकता है, लेकिन उससे ईथेन नहीं बनाया जा सकता। इसी तरीके से कोई कंपाउंड, कोई तरीका बनाने का ईथेन का हो सकता है, उससे मीथेन नहीं बनाया जा सकता। लेकिन कुछ तो ऐसे कॉमन तरीके होंगे जिससे ईथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बल्कि इस फैमिली का कोई सा भी कंपाउंड आप प्रिपेयर करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है ना। तो देयर आर सम कॉमनोलॉजी इन द
प्रिपरेशन और सम टाइम इट इज डिफरेंट टू, कभी कभार ये डिफरेंट भी होता है और कभी कभार सेम भी। यानी कि अगर 4 मेथड हैं तो 4 में से हो सकता है 2 मेथड कॉमन हो जो पूरी फैमिली के किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन 2 मेथड ऐसे हो जो उस पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाने के लिए सिर्फ इस्तेमाल हो सकते हो, कोई और कंपाउंड बनाने के लिए इस्तेमाल ना हो सकते हो। ये बात समझ में आ रही है मेरी, ये जो जुमले मैंने अभी कहे? सर जी। सर जैसे आपने अब तक इथेन कराया है, तो मैंने उसकी मेथड सीखी, प्रिपरेशन की और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सही। जो मेथड्स है प्रिपरेशन के, उसमें इक्वेशंस बहुत अलग हैं। 2 कंपाउंड मिलके जो है वो मीथेन और बाकी के बाय प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसमें मीथेन और दूसरे कंपाउंड मिलके 2 अलग-अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो सर ये इक्वेशन ज़्यादा हो जाएंगे, पेपर तक पहुँचते-पहुँचते तो इक्वेशंस और बढ़ जाएंगी। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ही याद कर लें और फिर जब उसी को हम केमिकल प्रॉपर्टीज में उल्टा करके लिख दें? बेटा देखो बुशरा, एक सच से मैं आज पर्दा उठाता हूँ और अभी तक मैंने उस सच से पर्दा नहीं उठाया। नहीं, मतलब पर्दा तो नहीं, सच बाद में बताता हूँ। पहले एक बात जो मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैं फिर कह रहा हूँ, बेटा तुम लोग सबके सब बहुत गुनहगार हो, ठीक है? तुम लोगों को तुम्हारे गुनाहों की सज़ा मिल रही है। अभी जैसा कि तुमने कहा कि पेपर तक पहुँचते-पहुँचते इक्वेशंस की तादाद इतनी हो जाएँगी, तो बेटा ऐसा बिल्कुल है। पेपर तक जाते-जाते इक्वेशंस इतनी आ जाएँगी, इतनी हो जाएँगी कि अगर इसको थोड़ा-सा सीरियसली ले लिया, इसको दिल पर ले लिया, तो तुम लोगों को सोते, जागते, उठते, बैठते इक्वेशंस ही नज़र आएँगी, कुछ और नज़र नहीं आएगा। ठीक है बेटे? तो अभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हुई है बेटा, अभी तो ये मतलब पहले दूसरे टॉपिक्स हैं जिनको तो पेपर में घास भी नहीं डालते। तो अभी तो मामला चलेगा। बाकी जहाँ तो तक रहा सर कि सर सवाल तो रिवर्स कर वहीं का लें। वहीं रह गया। हाँ, बाकी जहाँ हाँ। तक रहा तुम्हारा सवाल कि सर रिवर्स करके लिख लें, तो बेटा अगर मिसाल के तौर पर मैं आपसे कह रहा हूँ, इस बात का जवाब मैं आपको ज़रा थोड़ा तफसील से दे दूँ कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रिपरेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की। ओके, वेरी वेल डन, गुड। ये प्रिपरेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है? अब इस रिएक्शन को अगर उल्टा करके लिखोगी तो ये रिएक्शन है, ये प्रॉपर्टी है कार्बन डाइऑक्साइड की, कौन सी? केमिकल। ठीक है, ये बात समझ रही हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, इसमें ऐसा क्या मैंने मुश्किल कहा? मैं कह रहा हूं कि मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, तो इस रिएक्शन को मैं कह सकता हूं कि प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की ये इक्वेशन है, ठीक है? और इसी रिएक्शन को, यही जो आपके पास रिएक्शन है यही वाला, इसी रिएक्शन को मैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन भी कह सकता हूं और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकता हूं। बात समझ में आ रही है? यानी लिख सकते हैं ना? क्या कह रही हो? लिख सकते हैं ना, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के इक्वेशंस को उल्टा करके केमिकल प्रॉपर्टीज में। डबल डबल याद करने का फिर क्या फायदा? हाँ, अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो आप केमिकल प्रॉपर्टी लिखिए, तो आप ये कह रही हैं कि सर ऐसे लिख सकते हैं? जी, मैं यही कह रही हूँ। ठीक है, आप लिख लीजिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये रिएक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो सर आप पहले भी तो ऐसे कितने रिएक्शंस लिख चुके हैं जो नहीं पॉसिबल हैं, लेकिन हम उन्हें लिखते हैं। बिल्कुल लिखते हैं। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। आप सारे वो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो फिर ऐसा कर लेते हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज में इक्वेशन लिख के उसे मेथड में लिख दें। ये वाली बात नहीं समझा। मतलब मैं आपसे अभी एक कह रही थी, तो जो मेथड में इक्वेशन है वो हम केमिकल प्रॉपर्टीज में लिख दें, तो आपने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो अब हम ये कर लेते हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज में लिखे उनको उल्टा करके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में लिख लें। मेथड में जो लिखे हैं उसको केमिकल प्रॉपर्टी में लिख लें, ये जी, मैं यही कह रही हूँ।
कुछ समझ नहीं पा रहा मेथड में, किस चीज का मेथड? सर ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना, सही है। वो तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो उसमें इक्वेशंस लिखी हैं कि दो कंपाउंड मिलकर मीथेन और बाय प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं तो मीथेन और के साथ एक कंपाउंड मिलकर दो अलग अलग कंपाउंड बना रहे एक हैं। काम तो करो, हम एक काम इससे करो, मैं तुम्हारे सवाल के जवाब को थोड़ा सा और प्रिसाइज कर देता हूँ। जो इक्वेशन तुम एग्जैक्टली कह रही हो ना, वो मुझे डिक्टेट करो, उस पर बात कर ले। मैं आपको कह रही हूँ जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज में एक लिखी हुई है कंबस्शन में मीथेन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना रहा है। ठीक है, डन है, ओके, ठीक हो है, गया। ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टी किसकी? मीथेन की या ऑक्सीजन की? मीथेन की। ठीक है। सही है। हम्म। अब अगर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखा जाए तो हम कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को रिएक्ट करवा के मीथेन और ऑक्सीजन भी तो बना सकते हैं। ये रिएक्शन भी बन तो प्रैक्टिकली पॉसिबल मीथेन नहीं भी है। रही है। अगर इसको उल्टा करोगे तो प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो जाती है बेटा, और कार्बोनिक एसिड बन जाता है, H2CO3। रिएक्ट थोड़ी करता है। तो यानी कि फिर हमें सारी क्वेश्चंस याद करनी पड़ेंगी अलग अलग। आसान लफ्जों में मैं यही कह रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। हाँ, अलबत्ता तुम्हारे सवाल से एक चीज मेरे जहन में आ गई है, तो वो मैं तुम लोगों से डिस्कस करता चलूँ, शायद तुम लोगों को पता भी हो। देखो, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ना अभी, ये प्रिपरेशन, ये रिएक्शन है किसका? मीथेन का। ये रिएक्शन है किसका? ऑक्सीजन का। रिएक्शन कह लो या केमिकल प्रॉपर्टी कह लो, एक ही बात होती है, यू ऑल नो वेरी वेल। ठीक है, ये ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, और साथ ही ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यही एक इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन है, और यही एक इक्वेशन ऑक्सीजन की प्रिपरेशन है। यानी कि बेसिकली किसी भी इक्वेशन में जो रिएक्टेंट साइड पर होता है ना, सब कुछ, जो भी कुछ हो, दो चीजें हो, एक चीज हो, चार चीजें हो, 10 चीजें हो, वो सब कुछ उन सब की केमिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी की वो इक्वेशन होती है। और प्रोडक्ट साइड पर जो होता है, उन सब की प्रिपरेशन की इक्वेशन होती है। ठीक है, एम आई क्लियर? सर समझ नहीं आया, एक दफा और समझा यस दो। सर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एक रिएक्शन अभी बुशरा से मेरी इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था, तो ये रिएक्शन की इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है एक। अब इस रिएक्शन में मेरे पास ये दो रिएक्टेंट्स हैं और ये दो प्रोडक्ट्स हैं। जो दो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, ये जो रिएक्शन होता है बेसिकली, किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट एक हो, दो हो, 3000 हो, उन 2000 3000 चीजों के की केमिकल प्रॉपर्टी के तौर पर उस इक्वेशन को लिखा जा सकता है जिसके रिएक्टेंट साइड पर वो सब्सटेंस हो। यानी अगर मुझे कोई बोलता है कि सर ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज लिखें, तो मैं बहुत सारी लिख सकता हूँ। H2 reacts with O2 and form H2O। कोई मुझे कहेगा सर कार्बन ऑक्सीजन विल मेक कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से बहुत सारी लिख सकता हूँ। और मैं ये वाली भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन यानी की ही सर आप केमिकल प्रॉपर्टी है। ये कह रहे हैं अगर हम इसी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन लिखेंगे तो हम यही वाली इक्वेशन भी लिख सकते हैं। जी जी, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर प्रिपरेशन और लिखूंगा तो रिएक्शन वही अगर हमें उनका बोलो बोलो। और अगर केमिकल प्रॉपर्टी लिखनी है मीथेन की तो हम ये लिख सकते हैं। बिल्कुल यानी इन चारों में हम ये चीजें यूज कर सकते हैं, एक ही इक्वेशन को इन चार में। जी, ये एक ही ओके इक्वेशन इन सर। चार बातों के लिए यूज हो सकती है। फर्क तुम्हें करना है कि कहाँ पर प्रिपरेशन में यूज हो रही है ये इक्वेशन, और कहाँ पर रिएक्शन के तौर पे या केमिकल प्रॉपर्टी के तौर पर यूज हो रही है। अगर रिएक्टेंट साइड की सारे कंसीडर, रिएक्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी देंगे।
जी, और प्रोडक्ट साइड की बात करेंगे तो प्रिपरेशन की होगी। प्रिपरेशन देंगे। ओके सर। क्लियर है सबको? ओके कोई सर। सवाल? नो सर। नो सर। चले नो फिर सर। बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी।